और जब स्वास्थ्य सेवाएं बड़ाई जी चरमराती हैं, तो महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। गर्भवती महिलाएं हों और महिलाओं का इलाज हो, तो एक अस्पताल को लेकर, वहाँ की समस्याओं को लेकर आप लोग इतने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पर ये चौखुटिया क्षेत्र जो है गैरसैंण से लेके भिकियासैंण, चौरासी से लेके दोरहाट, टाकताल और खीड़ा खनसर का जो है एक सेंटर पॉइंट है और इसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ऐसी दुर्दशा है जो आपको भी मालूम ही है शायद। पूर्व सैनिक होने की नाते इनको सारी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है, लेकिन ये लगातार लोगों को यहाँ मरते हुए देख रहे हैं, हम मरते हुए देख रहे हैं। सन 2000 से 2025 तक 138% महिलाओं की मृत्यु हो गई है, जो बच्चों को जन्म देने के समय जिनकी मौत हुई है, जिनको इलाज नहीं मिला। सर उत्तराखंड का अगर विकास देखा जाए ना, तो वो केवल सोशल मीडिया में ही इसके इर्द गिर्द ही घूमता है और धरातल की स्थिति सारे पूरे अगर पर्वतीय क्षेत्रों में देखा जाए, जितने भी हॉस्पिटल हैं सबकी हालत ऐसी है कि वहाँ एक सब रेफरल सेंटर बन चुके हैं आज के समय में। तो सर हायर सेंटर रानीखेत है, रानीखेत का हाल देखिए आप सर, बिल्कुल सेम है। वो सीधे रेफर करते हैं, वो सुशीला तिवारी रेफर करते हैं। सुशीला तिवारी के आप एक बार हाल देख के आइए कि कालाडूंगी विधानसभा में पड़ता है, लेकिन कालाडूंगी के विधायक को सुशीला तिवारी जाना पड़ता है कई बार, कि आप जब उनके खास कुछ वो हो जाते तो उनको जाना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। उसका भी वैसा ही हाल है, अगर आप देखेंगे उसका भी वैसा ही हाल है। हम लगातार, हमारे लोग पहाड़ के मरीज जाते हैं वहाँ पे, हम उनके साथ जाते हैं, आप उसकी हालत देखिए, उसकी हालत भी वही है और वहाँ जाने तक तो सर बचता भी नहीं है इंसान। नमस्कार, पहला दोस्तों दगड़ियों, पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड नहीं है, भरमार है, न्यूज है। और एक न्यूज कुमाऊं से आई, अपने कुमाऊं क्षेत्र के चौखुटिया से। ये न्यूज हालांकि बहुत दिनों से चर्चा में है, और चर्चा में इसलिए क्योंकि एक पूर्व सैनिक की अगुवाई में एक अनशन की शुरुआत हुई, एक धरना प्रदर्शन की शुरुआत हुई। कुछ मूलभूत मांगे, कुछ अधिकार, जो अधिकार अब तक नहीं मिले, बल 25 साल उत्तराखंड को अलग हुए हो गए उत्तर प्रदेश से, लेकिन मांग ये है कि चौखुटिया में लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। एक अस्पताल की मांग लंबे वक्त से चली आ रही है। बीजेपी वाले कहते हैं कि यहाँ अस्पताल है, यहाँ समाधान है, यहाँ सिस्टम है, यहाँ डॉक्टर है, लेकिन जमीन पर कुछ दिखाई नहीं देता। और लोग बोलते हैं कि इसको दुरुस्त करिए। यहाँ से रेफरल सिस्टम बनकर रह गया है। इसकी मांग को लेकर एक अनशन चल रहा है कई दिनों से। भूख हड़ताल कर रहे एक पूर्व सैनिक और एक 85 साल का बुजुर्ग इस हड़ताल में शामिल, जिसकी तबियत भी बिगड़ती रही। और खबर यह आई कि कल प्रशासनिक लोगों ने बुजुर्ग को उठा लिया। इस पर हम बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, आखिर दिक्कत कहां पर है। मेरे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं जो स्थानीय हैं, इस समस्या को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। आपके सामने लाता हूं। गोविंद कठारिया साहब पूर्व सैनिक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भूख हड़ताल पर है, 5वां या 6वां दिन आज होगा। और कहने में भी अजीब सा लग रहा है, मैं तो खा पी के बोल रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी एक पूर्व सैनिक इस स्थिति में पहुंचा है कि भूख हड़ताल पर है और अपनी आवाज फिर भी उसने सुनानी है, रखनी है। भाई कितनी कितनी कठिन स्थिति होगी। कुसुमलता बड़ाई जी हमारे साथ है, रूप सिंह जी हमारे साथ। तो मैं चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ। मैंने कि क्या तकलीफ है, क्यों अल्लाह, और क्यों आपको भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा? इतने दिन हो गए, आज शायद 6वां दिन होगा। समस्या सर प्रथम मौलिक अधिकार की है, स्वास्थ्य। वैसे तो हम बैठे चौखुटिया में है जी, पर ये चौखुटिया क्षेत्र जो है गैरसैंण से लेके भिकियासैंण, चौरासी से लेके दोरहाट, टाकताल और खीड़ा खनसर का जो है एक सेंटर पॉइंट है और इसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ऐसी दुर्दशा है जो आपको भी मालूम ही है शायद। मैं जानता हूं, लेकिन आप जिस समस्या के लिए बैठे हैं उसके समाधान को लेकर कोई बात हुई क्या? सब बात तो 25 सालों से ही हो रही है और मैं केवल चौखुटिया की नहीं बोलूंगा, पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय लोगों की स्वास्थ्य की जो है बदहाली है, और जिसका कारण केवल कोई स्वास्थ्य नीति नहीं, मुख्य कारण इसी का है। जी, कोई स्वास्थ्य नीति नहीं। मैं ज्यादा आपको शामिल नहीं करूंगा, इसलिए मैंने और लोगों को भी आपके साथ जोड़ा है। मुझे पता है बोलने में थोड़ा तकलीफ भी, क्योंकि भैया जब भूख हड़ताल जो हो, भूख हड़ताल पर तो कैसे किस चीज को रख पाएगा। मैं कुसुमलता बड़ाई जी के पास जा रहा हूँ, वो भी इस अनशन का हिस्सा है और महिला भी है। और जब स्वास्थ्य सेवाएं बड़ाई जी चरमराती हैं, तो महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। गर्भवती महिलाएं हों और महिलाओं का इलाज हो, तो एक अस्पताल को लेकर, वहां की समस्याओं को लेकर आप लोग इतने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
मुझे जरा जड़ बताइएगा, और उसके बाद आप जो ये अनशन कर रहे हैं कितना समर्थन आपको मिल रहा है, और क्या आपकी बात देहरादून तक पहुंच रही है? बल देखिए, नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा माध्यम बने हैं आप ये आवाज पहुंचाने तक का। ये उत्तराखंड को 25 साल हो गए हैं और स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बात हर बार होती है, लेकिन अभी मैं आपको जड़ बताऊं कि चाहे चकोटिया का स्वास्थ्य केंद्र हो जो सीएचसी है या कहीं और का भी हो, ये सीएचसी के मानक ही पूरे नहीं कर रहा है अपने आप में। इन्होंने सीएससी तो खोल दिया है, लेकिन ये जान देने के लिए एक मतलब रेफर सेंटर हो गया है, और एक ये मृत्यु की बिल्डिंग इन्होंने बना दी है। कल रात को भी एक व्यक्ति को इन्होंने रेफर किया है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है जो यहीं का स्थानीय था। तो ये सब जड़ें हैं कि क्योंकि एक पूर्व सैनिक होने की नाते इनको सारी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है, लेकिन ये लगातार लोगों को यहाँ मरते हुए देख रहे हैं, हम मरते हुए देख रहे हैं। सन 2000 से 2025 तक 138% महिलाओं की मृत्यु हो गई है, जो बच्चों को जन्म देने के समय जिनकी मौत हुई है, जिनको इलाज नहीं मिला या खराब इलाज की वजह से हो गई है। आप मानिए ना, एक लड़की को सांप काटता है और उस लड़की को अस्पताल वाले ग्लूकोज चढ़ा दे रहे हैं और उसकी मृत्यु हो जा रही है। ये यहाँ की हालत है। तो यही सब कारणों की वजह से क्योंकि इससे पहले कई ज्ञापन जा चुके हैं, कई बार बातें हो चुकी है, लेकिन ज्ञापन गए और वो शायद सीधे सीधे कूड़ेदान में गए हैं वो ज्ञापन। इसीलिए पूरा एक मेजर नामा दिया था, करीब करीब 2000 से ऊपर लोगों के उसमें सिग्नेचर थे कि हम लोगों को हमारे सीएससी के मानक यहाँ आप पूरे कर दीजिए, हम लोगों का जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी आप हालत सुधार दीजिए। हमारी मूलभूत सुविधा है ये तो कुछ भी नहीं, मूलभूत सुविधा मांग रहे हैं, वो भी एक केंद्र की जो शायद पूरे पहाड़ का एक केंद्र बनता है। यहाँ पे जो हमारी स्थायी राजधानी है उसका भी केंद्र है ये। तो वो मूलभूत सुविधाएं ही मांगी गई थी और उसके लिए भी इन्होंने खाली बातें करी, कभी वो नहीं हुआ। इसलिए भुवन भाई ने 2 तारीख का आह्वान किया था कि मैं 2 तारीख से बैठ जाऊंगा यहाँ पे, और 2 तारीख से भुवन भाई बैठे हैं और स्थानीय लगभग लोगों का यहाँ समर्थन मिल रहा है। विधायक जी मैं बताऊं आपको, कल यहाँ आए थे और कल अपना रोना रोके गए हैं कि हमारी सरकार नहीं है इसलिए हमारी नहीं सुनी जाती है। तो ये हमारे विधायक का कहना था और उन्होंने कहा कि एक बार और मुझे बना दीजिए, मैं फिर देखता हूँ। ये उनकी बात थी। और जो स्थानीय उनके प्रतिनिधि हैं, जो भाजपा के प्रतिनिधि है, वो ये कह रहे हैं कि 2-4 महीने में कर देंगे, घोषणा कर देंगे। ये भी कह रहे हैं कि कल जो मुख्यमंत्री जी हैं वो वीडियो कॉल पे यहाँ बात करने वाले हैं, प्रोजेक्टर लगाया जाएगा, आपकी बात कराई जाएगी, फिर 2-4 महीने में बन जाएगा, घोषणा हो जाएगी। तो ये चुनावी घोषणा की तरह इनकी घोषणा हम सब समझते हैं। हमको लिखित चाहिए कि आप लिखित में दीजिए। आप मानिए ना, भिक्के सैन का और चकोटिया का MOIC एक ही इंसान है। भिक्के सैन वालों को वो कह रहा है कि मैं चकोटिया में हूँ, चकोटिया वालों को कह रहा है मैं भिक्के सैन में हूँ, और अपना अपने घर में सोया हुआ है। तो ये हालत यहाँ के अस्पतालों की है। लगातार लोग रेफर हो रहे हैं, और रेफर होना मतलब लगातार मर ही रहे हैं लोग, रेफर भी नहीं हो रहे, मर ही रहे। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका पूरा समर्थन है, क्योंकि अस्पताल सबको चाहिए। हर इंसान के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो, और यहाँ तक कि हमने इस अस्पताल की RTI भी लगाई थी। मैं आपको RTI में बताऊं, 50-50, 100-100 लीटर तेल जा रहा है हर दिन के खर्चे आप देखिए ना, यहाँ पे करोड़ों का खर्चा हो रहा है, लेकिन अस्पताल में एक आदमी नहीं है। तो आप अस्पताल भी नहीं छोड़ा है इन्होंने, खाने के लिए अस्पताल भी नहीं छोड़ा है इन लोगों ने। तो इस प्रकार की यहाँ की हालत हो चुकी है। तो ये जरूरी हो जाता है। अब आज सुबह हमारे दूसरे पूर्व सैनिक जो है जल सत्याग्रह पे बैठ गए थे। उन्होंने कहा मैं अपनी जान देता हूँ, यहीं पे मेरे को कोई वो नहीं है कोई। तो अभी पूर्व सैनिक मतलब खुद मुख्यमंत्री एक सैनिक के पुत्र हैं, लेकिन वो पूर्व सैनिकों को उन्होंने कोई हवाला नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि मेरी जो है स्वास्थ्य मंत्री से पर्सनली बनती नहीं है, इसीलिए मेरी बात वो नहीं मानेंगे। कितने शर्म की बात है। निर्वाचित मुख्यमंत्री, निर्वाचित, अरे आपकी पर्सनली नहीं बनती है, उसमें जनता क्यों मरे भाई? हमें क्या करना? आप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के तौर पे आप आदेश देंगे, स्वास्थ्य मंत्री को मानना पड़ेगा। क्यों बनाया उन्हें? स्वास्थ्य मंत्री आपने बनाया है। तो वो ये कह रहे हैं कि मेरी और स्वास्थ्य मंत्री की पर्सनली नहीं बनती है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री मेरी नहीं सुनेंगे। बिष्ट जी है ना विधायक? तो बिष्ट जी है ना, मदन सिंह, हाँ मदन बिष्ट जी हैं विधायक। राजनीतिक हाँ नहीं, विधायक नहीं कह, मुख्यमंत्री धामी जी कह रहे हैं कि मेरी और स्वास्थ्य मंत्री की आपस में नहीं बनती है, इसीलिए वो मेरी बात नहीं मानेंगे। आप देखिए ना, कितने शर्म की बात है। संविधान तो इन्होंने नदी में बहा दिया है संविधान को ना, इन्हें कुछ नहीं पता संविधान का। ये यहाँ की वो है। सुन लो, वो भी पीड़ा में बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं जी। आप भी थोड़ा बताइएगा। मैं तो अगर बीजी की बात करूं तो उनका तो परिवार, उनकी वाइफ अब तो रही नहीं, वो भी इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती रही। मुझे तो लगा कि
बहुत दिनों से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उस विधायक को, उस परिवार को, तो आपकी तो समस्याओं का समाधान तुरंत होता होगा। एक बीजेपी वाले कोई कह रहे थे नेता कि भैया वो 17-18 डॉक्टर हैं, वहाँ के अस्पताल में क्या दिक्कत है, कुछ इस तरह की बातें भी हो रही थी। नहीं जी? जी सर। जी, जी, जी। जी बताइए, ये सब जब है तो फिर अनशन किस बात का है? सर बीजेपी वाले को सर उत्तराखंड का अगर विकास देखा जाए ना, तो वो केवल सोशल मीडिया में ही इसके इर्द गिर्द ही वो घूमता है। और धरातल की स्थिति सारे पूरे अगर पर्वतीय क्षेत्रों में देखा जाए, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सबकी हालत ऐसी है कि वहाँ एक सब रेफरल सेंटर बन चुके हैं आज के समय में। तो बड़ी दिक्कतें हैं, पूरे उत्तराखंड का जो हमारा पहाड़ी जो समाज है वो पीड़ित है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। भाजपा की सरकार होती है, अगर क्षेत्र में कांग्रेस का विधायक है तो वो बोलता है हमारी सरकार नहीं है। कांग्रेस की सरकार होगी, अगर विधायक बीजेपी का हो हमारी सरकार नहीं है। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है सरकार किसकी है किसकी नहीं है? हमारे नेताओं का अगर कोई, हम अपने जनप्रतिनिधियों को यहाँ से विधानसभा में अगर भेज रहे हैं, तो हमारे विधायकों का काम वहां जाके अपने क्षेत्र के संबंध में उसकी समस्याओं को रखने का काम है, ना कि यहाँ अनशन में आकर के आप बात करते हैं। वो नहीं चलेगा ना सर। ये चीजें हैं, पूरा उत्तराखंड इसी, हम तो बिल्कुल। ये मेरे को बताइएगा, ये अस्पताल के बारे में तो बताइए। पुराना अस्पताल है, वो बीजेपी वाले का 17 डॉक्टर है, 17 डॉक्टर छीना या 70 डॉक्टर नहीं है सर। अगर धरातल पे देखे जाए तो 5-6 से ज्यादा कभी नहीं मिलते हैं। 70 हैं तो कहाँ है वो 70? तो परेशानी क्यों है? अगर 70 अगर यहाँ अगर डॉक्टर हैं तो इलाज क्यों नहीं हो रहा है फिर? 70 डॉक्टर कुछ नहीं होते हैं सर, ये कागजों में सारी चीज चल रही है। ये हालात हैं उत्तराखंड के। बड़ा जी एक इस बात प्रदेश का तो गुरु जी सर। ये मैंने भूम भाई को भी सुना था कि यहाँ से रानीखेत रेफर करते हैं, रानीखेत वाले हल्द्वानी रेफर करते हैं। और मैं तो रानीखेत वही से आता हूँ, आपके जाली मासी वाला रोड पड़ता है तिपोला से, तो वो मैंने रानीखेत अस्पताल की स्थिति देखी है। तो वहां जाके क्या आपको इलाज मिल पाता है, ये भी थोड़ा बताइएगा। या वहां बिल्कुल तिवारी आते हैं तो वहां इलाज मिल पाता है? नहीं सर नहीं, यहाँ से यहाँ का जो हायर सेंटर है वो रानीखेत ही है, तो ये लोग रानीखेत ही रेफर कर सकते हैं। मेरी दादी परसों सर रेफर हुई हैं भिक्यासैन अस्पताल से, और ना वहाँ स्ट्रेचर था ना कुछ था। हम गोद में अंदर तक ले गए और हमको बोला गया कि आप 108 में लगातार करते रहिए। आधे घंटे फोन किया है, तब जाके गलती से 108 का कॉल लगाया। उसमें भी सर मैंने सीधे सीएमओ को कॉल कर दिया था कि यहाँ पे ऐसी इमरजेंसी हो गई है, तो बहुत जिद करके वो रामनगर ले गए। नहीं तो सर हायर सेंटर रानीखेत है। रानीखेत का हाल देखिए आप सर, बिल्कुल सेम है। वो सीधे रेफर करते हैं, वो सुशीला तिवारी रेफर करते हैं। सुशीला तिवारी की आप एक बार हाल देख के आइए कि कालाडूंगी विधानसभा में पड़ता है, लेकिन कालाडूंगी के विधायक को सुशीला तिवारी जाना पड़ता है कई बार, कि आप जब उनके खास कुछ वो हो जाते तो उनको जाना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। उसका भी वैसा ही हाल है, अगर आप देखेंगे उसका भी वैसा ही हाल है। हम लगातार, हमारे लोग पहाड़ के मरीज जाते हैं वहां पे, हम उनके साथ जाते हैं। आप उसकी हालत देखिए, उसकी हालत भी वही है। और वहां जाने तक तो सर बचता भी नहीं है इंसान, सीधी सी बात है। सुशीला तिवारी जाने तक तो बहुत बड़ी बात हो गई। यहाँ से रानीखेत ही मुश्किल से, आप यहाँ से विधायक को देखिए ना, अगर इनको डर नहीं होता, अगर इन्हें सच्चाई नहीं पता होती, तो क्या महेश जीना जी अपने घर से हेलीकॉप्टर करके एम्स जाते क्या? बाकियों के लिए भी लगा दीजिए ना आप हेलीकॉप्टर, मत करिए यहाँ अस्पताल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबके लिए हेलीकॉप्टर लगाइए फिर। क्योंकि रोड की हालत ऐसी है ना कि जाने जाने में भी इंसान मर जाएगा, रोड भी वैसी ही है। तो ये यहाँ की वाकई, यहाँ की जो हालत है वो इतनी खराब है। अभी आप बताइएगा मुझे, एक रोड का जिक्र आपने कर दिया, ये चौखुटिया में ये वाला जो एक आपका मेन रोड है, इसके बारे में बहुत सारी खबरें मेरे तक आई। मैं हालांकि वहां गया नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन लोगों ने कहा भैया इतने गड्ढे तो गाड़ गधेरों में नहीं होते जितनी हालत इस सड़क की खराब है। एक पुल बीच में पुल ने बहुत परेशान किया, जो पुल बह गया था, ये सब दुरुस्त हो गया या ये भी वैसी है? नहीं नहीं, चकोटिया से इसके बीच में तो ऐसे कोई ये मेरे पीछे आप पुल देख रहे हैं, यही पुल था जो बीच में बन रहा था, और नदी के रास्ते लोग जा रहे थे और बार बार वो बह जा रही थी क्योंकि नदी का जलस्तर बढ़ जा रहा था। तो ये पुल बना दिया था इन्होंने, दुरुस्त नहीं हुआ है, पता नहीं क्या किया इन्होंने पुल में। पहले भी वैसे ही दिखता था, आज भी वैसा ही दिखता है। बाकी मैं सल्ट की रहने वाली हूँ, मेरा घर आप देखेंगे कि भिक्यासैन के पास में मेरा घर पड़ता है। सल्ट मेरी विधानसभा, मेरा ब्लॉक है, तो वहां से मैं यहाँ पर आती हूँ। तो आप मतलब
बहुत मुश्किल से कितनी बार गाड़ियां गिर रही है, कितनी बार बीच में एक बहुत बड़ा नदी के बीच में, जबकि कहा है कि 500 मीटर पे आप लोग क्रैशर खोलेंगे, नदी के बीच में क्रैशर, और वो किसका है? विधानसभा दोरहाट के विधायक, विधानसभा सल्ट के विधायक, विधानसभा रानीखेत के विधायकों के क्रैशर है वो। और इन्होंने रोड की हालत इतनी खराब कर दी है कि इंसान यहाँ तक नहीं आ सकता। यहाँ का विधायक कहता है वहां वहां के विधानसभा से करवाओ, वहां का विधानसभा कहता है यहाँ से करवाओ। तो सब चीजें खराब है। जैसे स्वास्थ्य की हालत है, वही हालत यहाँ की रोडों की है, वही हालत यहाँ के स्कूलों की है, सबका सेम हालत है। भुवन भाई, जरा आप तक आवाज आ रही है तो आइएगा फ्रेम में, बताइएगा थोड़ा ये अस्पताल की व्यवस्था के बारे में थोड़ा बताइए। कितना इलाज मिल पाता है, कितना यहाँ पर टेक्निकल स्टाफ है, कितनी यहाँ पर मशीनें हैं, जिसे बीजेपी वाले बहुत बढ़िया बढ़िया बता रहे हैं, जिसे आप कह रहे हैं कि नहीं भैया ये तो हमारे साथ धोखा है, मूलभूत हमारी जो जरूरत है, जो अधिकार हमारा है, वही उससे हम वंचित है। भुवन भाई, उसे थोड़ा बताइएगा। भुवन भाई, भुवन भाई यहाँ एक मिनट में बाहर गए हैं, बाहर ही। अच्छा नहीं, आप एक मिनट बाहर गए हैं। ये बताएंगे आपको, आपसे पूछ रहे हूँ, आपसे पूछ रहे नहीं वो आने दिया तरीका अपना। हाँ हैं। स्वास्थ्य सुविधा पूछ रहे हैं, हॉस्पिटल में क्या क्या है करना है। सही बात है। हाँ सर, उनका अपने हिसाब है। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो मैं रुकियो जब बाहर गए, मैं भी आते हैं तो वहाँ किस तरह की सुविधाएं आपको मिल पा रही है, और सुविधाएं आपको मिल रही है? क्या टेक्निकल स्टाफ है, क्या मशीनें हैं, एक्सरे होता है, या फ्रैक्चर हो जाए तो प्लास्टर लगाने वाला है या नहीं है? क्या क्या चीजें हैं और क्या नहीं है, जिससे कि साफ हो पाए तस्वीर? यहाँ सर केवल 8 डॉक्टर हैं जो MBBS वाले हैं, और इसके अलावा कोई सुविधा नहीं है जी। मशीनें वगैरह और कुछ? मशीनें, एक अल्ट्रासाउंड मशीन है जो कभी 2 महीने में एक बार केवल गर्भवती महिलाओं के लिए, या महीने में एक बार, वो भी आ गई तो। ओके, अगर अब आप तो पिछले 6-7 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, एक 85 साल के बुजुर्ग आपके अनशन पर बैठे थे, मैंने उनकी कविताएं सुनी, वो कविताओं के जरिए सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे थे, वो आज नहीं दिख रहे, वो कहाँ चले गए? वो कल रात 11:30 बजे प्रशासन उनको जबरदस्ती उठा के ले गई है। 85 साल के बुजुर्ग को ले गई? जी जी। कानून तोड़ रहा होगा कोई है? जी, कोई कानून टूट रहा होगा, क्या हुआ? अब वो तो प्रशासन जाने वाला। अच्छा, आगे आप क्या करेंगे? मैंने एक सवाल पूछा था अभी कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अस्पताल में सुविधा है, आगे क्या रणनीति है? जब कोई सुन नहीं रहा, कोई जाग नहीं रहा है, आपको 6 दिन हो गए भूख हड़ताल पे, क्या करेंगे आगे? अब मेरा तो सर यही फैसला है कि अंतिम सांस, अंतिम खून तक लड़ूंगा, और क्षेत्रवासी भी पूरा सहयोग कर रहे हैं इसमें, चाहे वो पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे कोई भी अन्य दल हो, सभी लोग मिलकर इसमें सहयोग कर रहे हैं। और शुरुआत करनी पड़ती है तो गेवाड़ घाटी से एक शुरुआत होगी है, पूरे पर्वतीय ब्लॉक या जिलों की जो है अधिकारों को लेने के लिए। जी, जिला प्रशासन ने कुछ बात कही है, अभी जिला पे कोई आया जिला प्रशासन से आपके सामने कोई इस हड़ताल को लेकर, इस अनशन को लेकर? जी जी जी, आश्वासन दिए आप? अभी तक तो कोई नहीं आया आश्वासन। तो अभी आश्वासन देने से कुछ नहीं होता सर, आश्वासन तो देते रहते हैं लोग। अच्छा, लेकिन धरातल की स्थिति तो बिल्कुल ऐसी है। आप सड़कों की बात कर रहे थे ना सर, मेरे रोतला जी मैं बताता हूँ, स्पष्ट रूप से बताता हूँ। यहाँ पर हमारे सामुदायिक चौखुटिया के डॉक्टर साहब भी, SDM साहब भी और CMO साहब भी यहाँ पहुंच रहे हैं, लगातार ही पहुंच रहे हैं। परंतु मैं स्पष्ट कर दूं, जो हमारे मुद्दे हैं ये ना ही CMO साहब के हाथ के हैं, उनके बस की भी कुछ नहीं है, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि CMO साहब के भी बस की कुछ नहीं है। और यहाँ तक तो हम कहें कि जो इनके डायरेक्टर है, इनके बस की भी कुछ नहीं है। मैं 2 महीने पे, और मैं केवल मैंने ही नहीं, 1 साल पहले ब्लॉक में जब धन सिंह रावत जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ आए थे, तो उनको ज्ञापन दिया था, उन्होंने घोषणा भी की थी। उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी
चैता अष्टमी मेले में 4 अप्रैल को यहाँ घोषणा की थी, और उसके बाद हमारे क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता लगभग 12 बार मुख्यमंत्री महोदय जी से मिल चुके हैं, और अभी तक धरातल में कुछ नहीं है। और मैं पहले भी कह चुका हूं, ये गलती आज की नहीं, ये गलती तब से है जब से राज्य बना है। ना ही कोई स्वास्थ्य नीति बनी, मैं केवल स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ। नीति देखा तो पहाड़ के लिए कोई भी नीति नहीं बनी है जी। और हमारी सीधी सी स्पष्ट कहना है, हमारा किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, हमारा किसी से कोई संघर्ष नहीं है, और हमारी मांगों को सीएम साहब के बस की कुछ नहीं है। हमारी सीधी जो लड़ाई है, संघर्ष है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय धन सिंह रावत जी से है। जी, आपने ज्ञापन तो दिया है, आपने मुलाकातें तो की हैं, आपने बताया पीछे कई बार, आपके मुंह से मैंने सुना है, आपने इतनी बार बोल दिया, जी, तो उसके बावजूद भी कोई असर नहीं हुआ ना? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं हुआ है। और आगे क्या रणनीति है आपकी, आप लोगों का? जैसे आपके साथ महिलाएं जुड़ रही हैं, आपके साथ लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ने लगे हैं, एक मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ज्यादा संख्या में लोग आगे, पहले आप अकेले थे, आगे क्या करेंगे? जी, कल 8 अक्टूबर को हमारा यहाँ एक विशाल आमरण अनशन और अब्लिक कर्मी अनशन, दोनों में से करीबन 1000, 2000 या 200, मैं अभी गिनती तो नहीं बता सकता हूँ। कल हमारा 8 तारीख को शांतिप्रिय ढंग से आमरण अनशन की संख्या बढ़ेगी और कर्मिक अनशन वालों की संख्या बढ़ेगी, और तत्पश्चात 15 तारीख को एक महारैली का पुनः शक्ति प्रदर्शन कहे, आप चाहे उसको आक्रोश रैली कहे, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी इसको अधिक से अधिक शेयर करें। 15 अक्टूबर को हम एक महा विशाल रैली का जो है आयोजन करेंगे चौखुटिया आरती घाट पे। अच्छा, और दूसरी तरफ मैंने अस्पताल को लेकर, आप लोग क्यों नहीं ज्यादा चीजें बता पा रहे हैं? मैं एक समझना चाहता हूँ। हाँ जी, अस्पताल में असुविधाएं बहुत सारी हैं, आप इसका अपग्रेड कराना चाहते हैं, इसका विस्तार कराना चाहते हैं, आप कहते हैं कि नाम कोई भी रखिए, यहाँ पर सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर आप कहते हैं कुछ नहीं मिलता, आप रानीखेत जाते हैं, वहां पर आपको सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं मिलता, वहां से आप सुशीला तिवारी रेफर किए जाते हैं, वहां पर इलाज नहीं मिलता। सर चलो, आपने सुशीला तिवारी पूछ दिया, तो पहाड़ के लोगों के लिए सुशीला तिवारी के इलाज तो आप छोड़िए सर, बेड के लिए वहाँ सिफारिश लगानी पड़ती है, बेड के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि हमें एक बेड दे दीजिए। वो हॉस्पिटल तो पहाड़ों के लिए बना ही नहीं है, जबकि अब आपने बोल ही दिया है। तो सुशीला तिवारी, अगर हमारी सरकार की नीयत होती तो सुशीला तिवारी पहाड़ में कहीं बना होता, चाहे वो रानीखेत होता, चाहे वो अल्मोड़ा होता, या चाहे खैरना या भिक्या, इस एरिया में होना चाहिए था। और आपने बात पूछी थी तो मैं अभी ऋषिकेश एम्स की भी बात बताता हूँ, क्योंकि हमारी सरकार की, जो हम अभी की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 25 साल से जो इस सत्ता पे राज कर रहे हैं उन सरकारों की बात कर रहा हूँ, जिनकी पहाड़ की कोई नीति नहीं है, केवल पहाड़ से इन्होंने कल्याण कराना है, पहाड़ की जमीनों को कब्जा करना है। और मैं तो कहता हूँ ऋषिकेश भी जो है कहीं पहाड़ में होना चाहिए था। ऋषिकेश एम्स ना? जी। अभी हम देख रहे थे, आपने एक बहुत बड़ा जिम्मा ले लिया है, आपने इतने बड़े आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। मैंने अभी देखा कि पौड़ी से हमारे कई मुख्यमंत्री आए, आप जानते होंगे, और पौड़ी से हमारे स्वास्थ्य मंत्री आते हैं, आप जानते हैं। तो पौड़ी के एक अस्पताल में टॉर्च से इलाज हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि चौखुटिया ही नहीं, रानीखेत बीमार, पौड़ी बीमार, बागेश्वर के अस्पताल बीमार, तो इन सबको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप एक पूर्व फौजी भी रहे हैं, सैनिक भी रहे हैं। जी, मैं आपको पूर्व में भी कह चुका हूँ, पहाड़ के जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी जिले हैं, सारे हॉस्पिटल जो है बीमार है, रेफर सेंटर है, और ये शासन की बहुत नाकामी है। मैं अभी के शासन की कह रहा हूँ, जब से राज्य बना मैं तब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक पेड़ लगने में बहुत समय लगता है और टेक्निकल इशू और बात नहीं पहुंची, लेकिन चलिए भुवन भाई, आप अपनी बात को रखिएगा, मैं फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा टेक्निकल इशू भी है और बात भी नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों, मसला
अस्पतालों का है, कई दिन से हम अस्पतालों को लेकर बात कर रहे हैं। चौखुटिया में भी एक अस्पताल है, कहने के लिए तो यहाँ पर बीजेपी वाले कहते हैं, जब उनसे पूछेगा तो 17 डॉक्टर बताए जाते हैं, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। लेकिन एक पूर्व सैनिक भवन कठाया क्यों धरना दे रहा है भाई? क्यों भूख हड़ताल कर रहा है? पिछले 1 हफ्ते से कुछ खाया पिया नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी इस हड़ताल को लेकर, इस प्रदर्शन को लेकर, इस मांग को लेकर गंभीर नहीं है, गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। भाई होने दो, हो रहा है, करने दो, चौखुटिया है, कौन जाएगा? देहरादून से चौखुटिया बहुत दूर पड़ता है। विधायक साहब कह रहे हैं, बोल हमारी तो सरकार नहीं है और हमारी बात वहाँ कोई सुनता भी नहीं है, वहाँ तो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की नहीं बनती है, इसलिए किस स्वास्थ्य मंत्री से क्या बात करूं, मुख्यमंत्री से क्या बात करूं? ऐसे गंभीर मसले पर सियासत का गैर जिम्मेदाराना रवैया बर्दाश्त के काबिल नहीं दिखता दोस्तों। और प्रदेश की समस्या तो आप लोग जानते ही हैं। हर एक अस्पताल से, हरिद्वार में देखा था, गर्भवती महिला को एडमिट नहीं किया, पौड़ी में मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में इलाज हो रहा है, एम्स में उपकरणों की खरीद में इतना बड़ा घोटाला हो गया, सीबीआई ने माथा पकड़ लिया। और अब चौखुटिया अस्पताल की हालत देख लीजिए, जहां एक पूर्व सैनिक अनशन पर बैठ गया, भूख हड़ताल पर बैठ गया। दोस्तों, इस खबर को लेकर और अस्पतालों की हालत को लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा दोस्तों। बताइएगा कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है? क्या कोई स्वास्थ्य नीति नहीं है? जो स्वास्थ्य नीति है उस पर काम नहीं हो रहा है? काम नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? भाई सरकार तो पूर्ण बहुमत की है ना, ये काम तो होना चाहिए। बताइएगा जरूर, शेयर कीजिएगा इस चर्चा को, लोगों तक पहुंचाइएगा, लोग भी बता पाए, अपनी राय दे पाए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। और जब स्वास्थ्य सेवाएं बड़ाई जी चरमराती हैं तो महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। गर्भवती महिलाएं हों और महिलाओं का इलाज हो, तो एक अस्पताल को लेकर, वहाँ की समस्याओं को लेकर आप लोग इतने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पर ये चौखुटिया क्षेत्र जो है गैरसैंण से लेके भिक्कियासैंण, 84 से लेके दोरहाट, डाकताल और खीरा खनसर का जो है सेंटर पॉइंट है। और इसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ऐसी दुर्दशा है जो आपको भी मालूम ही है शायद। पूर्व सैनिक होने की नाते इनको सारी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है, लेकिन ये लगातार लोगों को यहाँ मरते हुए देख रहे हैं, हम मरते हुए देख रहे हैं। सन 2000 से 2025 तक 138% महिलाओं की मृत्यु हो गई है, जो बच्चों को जन्म देने के समय जिनकी मौत हुई है, जिनको इलाज नहीं मिला। सर, उत्तराखंड का अगर विकास देखा जाए ना, तो वो केवल सोशल मीडिया में ही इसके इर्द गिर्द ही घूमता है। और धरातल की स्थिति सारे पूरे अगर पर्वतीय क्षेत्रों में देखा जाए, जितने भी हॉस्पिटल हैं, सबकी हालत ऐसी है कि वहाँ एक सब रेफरल सेंटर बन चुके हैं आज के समय में। तो सर हायर सेंटर रानीखेत है, रानीखेत का हाल देखिए आप सर, बिल्कुल सेम है। वो सीधे रेफर करते हैं, वो सुशीला तिवारी रेफर करते हैं। सुशीला तिवारी के आप एक बार हाल देख के आइए कि कालाडूंगी विधानसभा में पड़ता है, लेकिन कालाडूंगी के विधायक को सुशीला तिवारी जाना पड़ता है कई बार, कि आप जब उनके खास कुछ वो हो जाते तो उनको जाना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। उसका भी वैसा ही हाल है, अगर आप देखेंगे उसका भी वैसा ही हाल है। हम लगातार, हमारे लोग पहाड़ के मरीज जाते हैं वहाँ पे, हम उनके साथ जाते हैं, आप उसकी हालत देखिए, उसकी हालत भी वही है। और वहाँ जाने तक तो सर बचता भी नहीं है इंसान।